इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा। पहला नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट अप टू 30 एलिमेंट फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक, मतलब आपको जिंक से लेकर हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के यानी कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है, उसको हमने लिखा दिया था। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कि जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर हम लिखते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, इसका हमने एक तरीका आपको बताया था कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg और कार्बोनेट का CO3, और इसका वैलेंसी भी हम लोग देखे थे, आपके पास लिखा हुआ होगा, उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो यूट्यूब पर से इसको आप देख लीजिएगा, इसके पिछले वाले लेक्चर को, ठीक है। तो मैग्नीशियम का +2 और कार्बोनेट का -2, तो जब दोनों की संयोजकता समान हो, ये वैलेंसी ऑफ बोथ कैटायन, LHS को हम लोग क्या कहेंगे कैटायन, और RHS जो रहेगा उसको क्या कहेंगे एनायन। तो इफ बोथ द वैलेंसी ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सेम, देन इट इज कैंसिल्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे के द्वारा उसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, और तब जो यहां पर हुआ इसका फॉर्मूला क्या हो गया MgCO3। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने उसको देखा था। अब इसमें हम लोग जैसे सोडियम कार्बोनेट अगर हमको लिखना हो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na और कार्बोनेट का CO3। अब Na का वैलेंसी होता है +1 और कार्बोनेट का -2। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये -1 और -2 और +1 क्यों लिख दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग निकालेंगे कि +1 क्यों हुआ और ये -2 क्यों हुआ, तो ये इसके केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कि सीधी सी बात इसमें ये है कि जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उस पर निगेटिव चार्ज। तो जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए इसका वैलेंसी -2, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो गया +1 हो गया। तो अब दोनों का वैलेंसी यहां पर क्या है बराबर नहीं है, तो रूल कहता है कि अगर दोनों का वैलेंसी बराबर नहीं हो, एक समान नहीं, तो इसका वैलेंसी और इसका वैलेंसी को क्रॉस ओवर हो जाएगा, यानी कि एक इसका वैलेंसी इधर चला जाएगा और 2 जो इसका वैलेंसी है इधर चला आएगा, और इधर प्लस और माइनस को नहीं ले जाना है। प्लस और माइनस यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इसके कहने का मतलब क्या था कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na, इधर वाला 2 आ गया था 2 और इधर वाला CO3 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है मल्टीप्लाई में, इसलिए Na2CO3। चलिए, तो ये था सेकेंड टॉपिक हम लोग ये पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मोलेकुलर मास एंड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अगर हम लोग जान जाते हैं तो उसके आधार पर मोलेकुलर मास, और इसमें फिर आपको हम ये कहेंगे कि ये कम से कम 1 to 20, जैसे एटॉमिक नंबर हम कहे थे 1 to 30 आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट रखना होगा, इसके बिना केमिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और उसी तरह न्यूमेरिकल बनाने के लिए या कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मोलेकुलर मास निकालने आना चाहिए और एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। वो तुरंत, अगर एटॉमिक नंबर याद है तो एटॉमिक मास आपको तुरंत याद हो जाएगा। अभी हम बताते हैं, ट्रिक एक बताते हैं, तो उससे आपको एटॉमिक मास याद हो जाएगा। एटॉमिक मास याद हो जाएगा तो मोलेकुलर मास निकाल सकते हैं, आयनिक मास निकाल सकते हैं, कैटायन का मास निकाल सकते हैं, एनायन का। तो चलिए एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग, एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, आयनिक मास ऑफ कैटायन एंड एनायन।
ये तीन चीज हम लोग बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक मास अगर हमें पता हो तो। अब फिर इसका डिफिनीशन पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एटॉमिक मास कहाँ से आया, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सब इसका डिफिनीशन वगैरह देखेंगे। अभी हम लोग इसका केवल देखेंगे कि एटॉमिक मास कोई तत्व का, कोई एलिमेंट का, जैसे आप पढ़े हैं बहुत बार सोडियम, तो सोडियम जैसे ही लिखे आप इसका एटॉमिक मास होता है 23। कहीं ग्राम लिखा हुआ मिलेगा, कहीं एमयू लिखा मिलेगा, कहीं यू लिखा हुआ मिलेगा। एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं, एमयू में भी व्यक्त कर सकते हैं और यू में भी। शॉर्ट में आजकल एमयू को यू ही कहा जाता है। तो ये सब ये 23 कैसे कैलकुलेट किया गया, कैसे लाया गया, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग आएंगे, उस समय आपको पता होगा। केवल हम लोग अभी 1 to 20 का ये नंबर जो है, ये नंबर का खेल है। ये नंबर अगर याद नहीं रहेगा तो आप एक भी हिसाब नहीं बना पाइएगा, न्यूमेरिकल नहीं बना पाइएगा। तो एटलीस्ट 1 to 20 आपको एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। और अब कहिएगा तो उसके आगे का क्यों नहीं, उसका आगे का भी आप याद कर ले तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब परीक्षा में 20 से ऊपर का रहता है तो क्वेश्चन में ही उसका एटॉमिक मास लिख दिया जाता है। जैसे कि लोहा Fe, अब Fe आया तो Fe का वो 26 एटॉमिक नंबर है, उसका 56 है, तो वो उसका पॉइंट में भी रहता है, तो वो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। तो इसलिए हम 20 से ऊपर याद करने के लिए आप पर प्रेशर नहीं बनाएंगे। आपको अगर इच्छा हो तो याद कर लीजिए, और न इच्छा हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 तक अगर आप अप टू 20 नहीं याद करते हैं तो एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बने। तो चलिए हम लोग देखें, पहला नंबर है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जैसे ही आपको पता हो गया तो आप मोलेकुलर मास निकाल लीजिएगा। अब मोलेकुलर मास निकाल लीजिएगा तो आयनिक मास और ऑफ कैटायन एनायन निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक मास आप याद करने का कोशिश करो, अभी ही याद हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए साथ साथ हम लोग देखते चले। हम लोग एक लिखे थे नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और इसके पहले लिखे थे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और इसमें हम लोग लिखे थे सिंबल, और सिंबल के इतना ही तक लिखे थे। अब यहां पर लिख दीजिए एटॉमिक मास, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर पता हो उसका एटॉमिक मास भी हमको निकालने आना चाहिए। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है आप जानते हैं, 8वां क्लास से ही पढ़े हैं आप, तो पहला नंबर है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल H है, और इसका एटॉमिक मास जो है, अब जरा यहां देखना, लिखा हुआ मिलेगा 1.008 mu। लेकिन इतना तक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं तो सामान्य तौर पर इसका पहला अंक तक का आप जरूर याद रखिए। दशमलव के बाद एक अंक तक का याद रखते हैं, या इसको राउंड फिगर में याद रखिए फॉर द कैलकुलेशन। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये आया कहां से, इसको निकालना सिखाएंगे। जैसे कि एक एटम होता है, इसमें दो पार्टिकल जो होते हैं न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके आगे वाला टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो इसका जो भार होगा न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, दोनों को मिलाकर, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके भार को मिलाकर इसका भार जो आता है उसको ही हम लोग उसका एटॉमिक में, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर में देखते हैं दो पार्ट है, एक मार्कर हुआ और इसका ढक्कन हुआ। तो अब ये दोनों को मिला दिए तो इसको हम लोग कहेंगे मास ऑफ मार्कर। तो कोई एटम अगर हमारे पास है तो उसको कहेंगे मास ऑफ एटम। तो इसका दोनों पार्ट जोड़ेंगे तब ना इसका मास निकला। इसी तरह अगर एटम है तो एटम में न्यूट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो ये पूरे एटम के मास को जब जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है एटॉमिक मास। और ये कोई मेथड से निकाला नहीं जाता, बल्कि इसको साइंटिफिक मेथड से
इसको कैलकुलेट किया जाता है। बहुत बार एटॉमिक मास में सुधार भी हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। तो एटॉमिक मास जो ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं। एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा अगर ये याद नहीं है, और एक भी सिद्धांत समझ में नहीं आएगा अगर यह एटॉमिक नंबर याद नहीं है। तो पहला नंबर हाइड्रोजन हो गया। दूसरा नंबर में कौन था आपको पता है, हीलियम, He। अब हीलियम का एटॉमिक मास क्या होगा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। देखो ये रूल नहीं है, आप कहिए कि ये रूल है, नहीं ये रूल नहीं है। थोड़ा सा हम एक ट्रिक बताते हैं जहां से आपको सुविधा होगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। कि जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए, तो इसमें दो तरह के नंबर हैं, ऑड और इवन, सम और विषम। तो रूल नहीं है, फिर हम यहाँ पर बार बार कहेंगे कि रूल नहीं है, ये कहीं से आया हुआ रूल नहीं है, लेकिन पढ़ने के क्रम में ये सेटिंग में आ जाता है। तो जैसे 2 हुआ तो ये है इवन, और 3 है तो ये हो गया ऑड। ये सभी आदमी जानते हैं सम और विषम, सम संख्या और विषम संख्या। तो यहां पर जो आप सम और विषम, ऑड और इवन जो देख रहे हैं, इसको क्या कीजिए, फिर हम एक बार आपको याद दिलाते हैं कि रूल नहीं है, लेकिन इससे आपका काम चल जाएगा। ये सम संख्या वाला को 2 गुना कर देना, मल्टीप्लाई बाय 2, और इवन वाला को इससे मल्टीप्लाई 2 से करके उसमें 1 जोड़ दो, माने सीधे सम वाला को 2 गुना कर देना, अब विषम वाला को 2 गुना करके 1 जोड़ देना। जैसे 5 है तो 5 विषम संख्या हो तो 5 दूना 10 और उसमें 1 जोड़ दो 11। सोडियम 11 होता है तो 11 सम की विषम, तो विषम उसको 2 गुना कर दो और 1 जोड़ दो तो 23 हो गया। मैग्नीशियम 12 सम संख्या, ऑड नंबर, इसको सीधे 2 गुना कर दिए 24 हो गया। तो इस तरह से 1 to 20 तक में ये लागू हो जाएगा, इसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी आ जाएगा, हाँ तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप मिनटों में आप बता सकते हैं, ये अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे बेरिलियम 1 to 20 तक में आपको जो एक्सेप्शनल आएगा उसको भी देख लो। बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, ये 3 एलिमेंट में ये एक्सेप्शन आएगा। तो इसमें से अगर हम एक वर्ड छांट लें, देखो तो बेना एक देहाती शब्द है जिसका अर्थ होता है पंखा। तो ये शब्द अगर याद रखो तो बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, ये तीनों में आपको ये एक्सेप्शन मिलेगा। फिर से देख लो, यही तीनों में 1 से 20 तक में बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, मतलब कि इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वह अपने रूल से विपरीत चलेगा। चलिए तो अब आपको हम याद करवा देते हैं, देखना तो। हीलियम 2 सम की विषम, तो सम संख्या है, सीधे 2 गुना कर दो 4 एमयू। अच्छा, इसको एमयू नहीं लिख के हम लोग अभी तत्काल में ग्राम में भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। तो इसका 4 एमयू हुआ या 4 ग्राम कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटॉमिक मास कैलकुलेशन में, मोलेकुलर मास कैलकुलेशन में हम लोग ग्राम में ही व्यक्त करते हैं। तो इसका 4 एमयू कहिए और 4 ग्राम कहिए। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आएगा कि परमाणु को तो हम देखते हैं नहीं, दिखाई पड़ता नहीं है, और उसका वजन 4 ग्राम होगा, यह कैसे संभव? वो जो 4 ग्राम है वह आपेक्षिक है, रिलेटिव मास है जो ग्राम में व्यक्त करते हैं। इस पर हम लोग आगे के टॉपिक पर बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एक्चुअली ग्राम में जैसे सोडियम लिखे, यहाँ पर सोडियम का भार जो हम लोग बोलते हैं 23 ग्राम, तो 23 ग्राम का वजन होता है परमाणु जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, उसका मास 23 ग्राम होना संभव नहीं है। तो ये हम लोग रिलेटिव मास काउंट करते हैं। तो ये भार जो है हम लोग एमयू, यू और ग्राम तीनों में व्यक्त करेंगे। कहां पर किसका उपयोग किया जाएगा इसकी चर्चा बाद में।
चलिए तो अब आपको बताना है फटाफट। 3 लिथियम Li। चलिए बस इसको बिना याद किए हुए आप बता सकते हैं। 3 है एटॉमिक नंबर, मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो इसको दुगुना कर दो और 1 जोड़ दो, कितना होगा 7 Mu। 4 बेरिलियम Be। ऑड नंबर कि इवन, इवन है तो इसको तो होना चाहिए दुगुना, होना चाहिए दुगुना। लेकिन एक बात अभी हम आपको बताए थे, एक्सेप्शन कौन, बेरिलियम में आएगा। तो यहां होना चाहिए 8, लेकिन इसका हो जाएगा कितना 9। इसके अपने ये तीनों में, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन में, ये अपने रूल से विपरीत चला। तो 4, तो इसका होना चाहिए 8, लेकिन होगा कितना 9 Mu। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरा नाइट्रोजन में आएगा वो। 5 बोलिए बोरान, बोरॉन। निश्चित तौर पे आपको पता हो गया होगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं, बी। इसका 5 है तो 11 Mu हो जाएगा, 11 Mu हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब आप फटाफट बताते चलना। नेक्स्ट 6 कार्बन C6 है, ऑड है, 12 हो गया। जरा ठीक से यहां पर नाइट्रोजन N ऑड है, तो ऑड है तो इसका होना चाहिए 7 दूना 14 15, लेकिन यहां हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये तीनों में एक्सेप्शन आया, तो बेरिलियम हो गया था, अब आया कौन नाइट्रोजन। तो ये अपने रूल के विपरीत इसका क्या हो जाएगा, ऑड होते हुए भी इसका कितना हो जाएगा 14 हो गया। नेक्स्ट बोलिए, याद होगा तो बोलिए 8 ऑक्सीजन O कितना होगा 16। हाँ 9 फ्लोरीन F 19 कितना हो जाएगा 19। 10 बोलिए नियॉन Ne कितना हो जाएगा 20। 11 सोडियम। चलिए Na बोलो, 11 है, ऑड है, कितना हो गया 23। 12 मैग्नीशियम Mg, आगे बोलो 24। नेक्स्ट अप टू 20 तक आप इसको एकदम निकाल के बता दो, उसका तुरंत आप कैलकुलेटिंग पार्ट में आ जाओगे। 13 अल्युमिनियम Al बोलिए 27 हो जाएगा। 14 सिलिकॉन Si 28। नेक्स्ट 15 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P बोलिए 15, ऑड है 31। सल्फर नेक्स्ट है 16 में, सल्फर, सल्फर S बिना याद किए हुए बोलिए, सल्फर 16 है तो ये कितना हो जाएगा 32। 17 क्लोरीन Cl 35 होगा इसका, इसमें थोड़ा आपको सुधार करना पड़ेगा, इसका होता है 35.5। यानी कि जब कोई नंबर के निकट रहता है तो उसको या तो निकट मतलब में जो नियरेस्ट होल नंबर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन दोनों के बीच में अगर आ गया तो उसको वहां पर रखते हैं, तो इसका होता है 35.5। सब में mu जोड़ दो, AMU
ये सभी हम राउंड फिगर में ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में मैथ न्यूमेरिकल बनाने में इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। 18 आर्गन, आपको एक जगह बोले थे बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, तो बेरिलियम देख लिए थे, नाइट्रोजन देख लिए थे, आर्गन आ गया, तो 18 यहां हो गया। ऑड की इवन नंबर है, तो इसका जो होता है आर्गन का AR, और इसका लगभग 40, 18 दूना 36 हो गया, 39 तो आता है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है एक्सेप्शनली 39.9, मतलब 40 के पास हो जाता है। और 90 नंबर पोटेशियम, पोटेशियम के 19, और नंबर दुगुना कर दो और एक जोड़ दो, 39.1 होता है। 39 भी रख के कैलकुलेट कर सकते हो। और 20 में है कैल्शियम Ca, इसका भार 40 mu। इतना अगर आपको आ गया तो एटॉमिक नंबर जब पता हो गया और इसका एटॉमिक मास, तो मोलेकुलर मास कैलकुलेशन सो इजी, और तब न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाता है। पहले हम दो चार आपसे बीच से पूछते हैं, ये सामान्य सी बात है, जिसको ये याद है वो याद हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर जिसको याद है, एटॉमिक मास बताना बिल्कुल आसान है। अब आपका चेकिंग हो जा रहा है, सीरियली आप देख के जरूर बता दीजिएगा, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय आपको दिमाग में इसका पिक्चर सेटिंग रहना चाहिए। जैसे चलिए हम लिखते हैं, आप बोर्ड पर ध्यान देना। फास्फोरस कितना होगा 31, क्योंकि इसका होता है कितना 15, और इसलिए इसका क्या हो जाएगा 31। इसको एकदम याद हो रहना चाहिए। सल्फर 16, 32। फ्लोरीन 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर, बोलिए 9 हो गया, सॉरी 19 हो गया इसका। सिलिकॉन Si 14, बोलो 28। तो इस तरह से इसका आपको प्रैक्टिस 2-4 बार कर लीजिएगा, जिसको याद नहीं हो वो लोग, और जिसको याद है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो ये था आपका एटॉमिक मास। अब मोलेकुलर मास निकालना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मोलेकुल, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिल गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलेकुल कहेंगे, अणु कहेंगे। तो जैसे हम कहे H2O, यही थोड़ा सा बात अगर ध्यान में आ जाए तो न्यूमेरिकल बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब चलिए H2O और हम लिखे H, और इधर लिखे H2, इधर लिखे CO, इधर CO2, इधर लिखे Na। आपके सामने बोर्ड पर कुछ दिखाई पड़ रहा है? अब केवल ये बता देना तो आगे का काम करेंगे। Na में केवल एक एटम है, सोडियम। तो जब केवल एक एटम रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम। मतलब केवल सिंबल में रहेगा वन एलिमेंट तो उसको कहेंगे एटम। लेकिन एक से अधिक एटम जब हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलेकुल या कंपाउंड कहेंगे। अब बोलो तो H2, इसमें कितना H दिखाई पड़ा, H और H, ये दोनों H आपस में मिला तब ना H2 हुआ, तो ये मोलेकुल कहलाया। अब बोलो H2O एटम की मोलेकुल, मोलेकुल हो गया। CO इसमें भी 2 है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये मोलेकुल हो गया। और ये हाइड्रोजन अकेला है तो ये क्या कहलाया, एटम कहलाया। तो मास ऑफ एटम को अगर हम जोड़ दें तो मोलेकुलर मास निकल जाता है। जैसे कि अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, H2O जैसे ही हम लिखे कि आपसे बात करना चाह रहा है कि इसमें H कितना है, 2 गो H है, और ऑक्सीजन कै गो है, 1 है। अब हम क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि अभी तुरंत देखे थे कि हाइड्रोजन का भार कितना था, मास कितना था 1,
इसका भार कितना था 1 और ऑक्सीजन का 16। अब बताओ तुम खुद H2O जोड़ देगा तो 16 17 1 18 तो इसका मास कितना हो गया 18 हो गया 18 हो गया। तो इसको हम लोग कौन मास कहेंगे मोलेकुलर मास कहेंगे। अभी हम लोग कहीं पे डिफिनीशन पर नहीं है एटॉमिक मास किसको कहते हैं मोलेकुलर मास किसको कहेंगे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए आपको निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। चलिए एक दो और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एकदम सिंपल है और यही एक टॉपिक अगर आप देख लेते हैं तो न्यूमेरिकल बनाना सो इजी। चलिए अब देखिए तो जरा CO2 इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बोलो इसका मोलेकुलर मास निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन का गो है 2 गो। देखो पहले अभी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तुम लोग लेकिन पहले मेथड तो सीख लो जिसको नहीं आता है वो मेथड सीख लो जिसको आता है उसके लिए कोई भारी बात नहीं है। 9th में भी पढ़ सकते थे इसको 9th में भी कोई पढ़ा भी होगा। तो चलो जरा इसको देखा जाए तो मोलेकुलर मास निकालने के लिए अब देखिए आपका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रहेगा तो कितना इजी से निकाल सकते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 12 और ऑक्सीजन 8 तो इसका एटॉमिक मास 16 फिर इस ऑक्सीजन का भी कितना हो गया 16। अब सिंपली इसको जोड़ दो कितना हो गया 44 ग्राम 44 ग्राम। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेकुलर मास अगर पूछा जाए तो कितना आप बताइएगा 44 ग्राम। चलिए अब एक आप बनाइए तो जरा देखते हैं। चलिए लिखिए तो HNO3 इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। चलिए अब नाइट्रिक एसिड का जरा निकालिए तो 5 सेकेंड आपके पास है। हाँ चलिए जरा देखा तो इसको निकालिए तो HNO3 नाइट्रिक एसिड कितना आया 63 आया होगा। देखिए मेथड से बनाए बाद में आप बिना मेथड से भी डायरेक्ट भी बना दीजिएगा। हाइड्रोजन एक है तो एक इसका हो गया नाइट्रोजन का कितना हुआ 14 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है 3 तो एक का 16 तो 3 का 48 टोटल कितना हो गया 63 ग्राम। यह हो गया इसका कौन मास मोलेकुलर मास। चलिए एक और देखते हैं H2SO4 चलिए H2SO4 चलिए इसका निकालिए तो H2SO4 आराम से (98) जिनका आ गया होगा सही होगा। देखो एक हाइड्रोजन का एक तो यहां पर लिखे एक 1 + 1 2 हाइड्रोजन हो गया प्लस सल्फर का कितना 32 अब प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 तो क्या लिख दें 64। अब सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 98 ग्राम हो जाएगा 98 ग्राम 98 MU 98 U तीनों बात एक। चलिए एक और बनाया जाए तब हम लोग आयन का भी सीख लेंगे। अब हम लिखे सामने आपका Na2CO3 इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट
और ऊपर वाला इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड 100 106। हाँ, जो 106 दिन का आ गया होगा बिल्कुल सही। देखिए सोडियम का कितना 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48। समझ में आ रहा है कि सोडियम का 23 होता है तो 2 एटम, तो 23 इंटू 2। कार्बन का कितना हुआ 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। कितना हो गया 106 ग्राम। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब इसका निकालो तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए जरा इसको निकालिए तो। नहीं, ठीक से देखो, 110 नहीं होगा। हाँ 100 होगा, जिसका 100 आ गया बिल्कुल सही। 14 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो गया 100 ग्राम या MU। तो इस तरह से हम लोग एटम का अगर पता हो तो हम लोग एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास से निकालिए मोलेकुलर मास। अब कहीं कहीं आपको आयन का निकालने के लिए आता है, उसको जरा देखिए आयन का कैसे निकालेंगे। अब हम लोग आयन पर बात करें हम लोग, तो आयन जो होता है दो प्रकार का। आयन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कैटायन एंड अदर इज एनायन। एक को कहेंगे धान आयन और दूसरा को कहते हैं ऋण आयन। कैटायन मतलब धान आयन, एनायन मतलब ऋण आयन। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो कैटायन कहलाएगा। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मास ऑफ Na प्लस Ca प्लस प्लस, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसलिए 2 प्लस चार्ज है। काहे 2 प्लस है, आगे के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। अब अगर हम यहाँ ले Cl माइनस, CO3 माइनस माइनस, तो इधर वाला पर देखो तो पॉजिटिव चार्ज है और इधर वाला पर निगेटिव चार्ज है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कैटायन। तो दैट पार्ट upon which positive charge is present called cation and negative charge present that is called anion। तो कैटायन और एनायन दो भाग में, कहीं भी कंपाउंड रहेगा तो उसमें दो भाग रहेगा आयनिक कंपाउंड में, एक कैटायन और दूसरा एनायन। अब जैसे यहां से हमने एग्जाम्पल, तो NaCl को बीचे बीच तोड़ दिए, तब बायां साइड वाला जो होगा वह कैटायन होगा और दाहिना साइड जो होगा राइट साइड RHS में वो हमेशा और हमेशा एनायन रहता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में तो यहाँ पर कैटायन और एनायन का जो कंसेप्ट हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन कहलाएगा और निगेटिव चार्ज क्या कहलाएगा एनायन कहलाएगा। अब Na प्लस जो है इसको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना, ये प्लस का मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Ca प्लस प्लस का मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और Cl माइनस का मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन मांग कर लाया है, मतलब इस पर एक चार्ज निगेटिव है, ऋणी है। कितना इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन। कार्बोनेट इस पर 2 माइनस चार्ज है, मतलब ये ऋणी है, कितने इलेक्ट्रॉन का 2। अब कोई भी तत्व का परमाणु एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है इट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन। ये 3 पार्ट मिलकर एटम बना हुआ होता है। अन्य भी पार्ट है, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, एंटी मेसॉन, न्यूट्रिनो, कायोन, पायोन, ये सब बहुत सारे 32 पार्टिकल है एटम में। 32 हम लोग अभी तक बेसिकली पढ़ते हैं
कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि परमाणु कितने कणों से मिलकर बना है, तो 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नहीं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कण हैं, लेकिन वह मासलेस पार्टिकल हैं, चार्ज के रूप में रहते हैं, इसलिए उसका मास को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। लेकिन है 32, अभी तक रिसर्च हो चुका है कितना, 32 पार्टिकल। तो हम लोग बेसिकली बात करें किससे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो मास होता है, यही बात ध्यान रखना है, मास होता है ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वह नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, मतलब कि जैसे इसका भार, इसको ऐसे ले, इसका भार निकालना हो तो इसमें जो ये हम मार्कर लगा दिए, तो इसके मार्कर का जो कुछ रोशनाई इसमें गया उसका भी तो वजन होना चाहिए, लेकिन उसके वजन को हम लोग खास महत्व नहीं देते हैं। मतलब अगर निकालना हो तो ये लकड़ी का भार प्लस ये डस्टर के ऊपर लगा हो उसका भार जोड़ देंगे, लेकिन इसके भार में ये इंक जो है उसका भी तो भार है, लेकिन इंक का भार इसके लिए क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसलिए जब हम परमाणु भार की बात करते हैं तो उसमें एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना गया, तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो सुनो, सोडियम का भार अगर हम पूछे तो कितना, 23, और Na+ का भी मास पूछे तो कितना बोलोगे, 23। मतलब आयन का भार वही होगा जो उसके एटॉमिक मास का होगा। तो बोलिए कैल्शियम का भार कितना, 40। तो Ca++ का भार भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाता, कितना बोलोगे, 40 ही। ठीक है, तो अब बताओ कि कार्बोनेट का मास, चलिए अब आपसे पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव वगैरह में, जीके वगैरह में, तो CO3 का मास कितना होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कार्बन का कितना हो जाएगा, 12, अब प्लस ऑक्सीजन का 48, कितना हो गया, 60 MU हो गया। तो कार्बोनेट आयन का मास कितना हो गया, 60 ग्राम हो गया, 60 MU हुआ। इसके मास में कोई दूसरा चीज को जोड़ना नहीं है। तो Cl का भार होता है 35.5। अब आपसे कोई पूछ देगा कि चलो बताओ तो Cl माइनस कितना, वही 35.5। अब बताइए आप अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का कितना, 27। अब आपसे पूछ दिया गया कि बताइए Al++ का भार क्या होगा, वही हो जाएगा, जितना था मास वही रह जाएगा, इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक मास और मोलेकुलर मास निकालेंगे। अब कहिएगा कि इसको निकालने से क्या क्या फायदा हो सकता है इसको पता होने का। तो एक बेहतरीन टॉपिक आपको पढ़ना है मोल। तो मोल का जितना भी फॉर्मूला होगा, जितना भी कंसेप्ट का हिसाब बनेगा, जैसे H2O, इसमें कितना मोल है, तो कितना ग्राम होगा, कितना मोल होगा। तो जब तक हम हाइड्रोजन का भार नहीं जानेंगे तब तक मोल कंसेप्ट का एक भी हिसाब, स्टाइकियोमेट्री का एक भी हिसाब, और इंटायरली फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, अगर ये मास आपको याद नहीं है तो। चलिए 2 4 5 हम लिखते हैं, आप प्रैक्टिस करते लेना। चलिए हम लिखते हैं HW, आप इसको बनाकर देखते लेना। कैलकुलेट मोलेकुलर मास, कैलकुलेट मोलेकुलर मास, फटाफट लिख लो इसको। जो एकदम कॉमन, जो अक्सर न्यूमेरिकल में जिसका जरूरत पड़ते रहता है, हम लिख रहे हैं H2, कॉमा देकर ही लिख देते हैं, H2O, CO2, MgO, Na2O, CO3, Na2O,
H2SO4, HNO3, CH4, C2H6, CH3COOH, H2O2, H2S, SO2, NO, NO2। इतना कब बना लेना, और बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास अपने आप याद हो जाएगा। अगर ना भी याद हो तो आप इसको जरूर एटॉमिक मास याद रखना, इसमें कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। केमिस्ट्री पढ़ना है तो पहला टॉपिक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तो होना चाहिए। कहां से कहां तक, तो 1 to 30। दूसरा, उसका एटॉमिक मास याद होना चाहिए 1 to 40। ठीक है, ये दो बात याद हो गया तो समझ लेना कि केमिस्ट्री पढ़ने आ जाएगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।